तो गाइज आज की वीडियो एक क्वेश्चन से चालू करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि आज की वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो है वो सबसे पहले ब्राह्मण राजा के ऊपर है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, उन्होंने एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर के बाद अपना एम्पायर खड़ा किया था। तो चलिए उनकी पूरी स्टोरी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उस राजा की, उस शासक की जिसने सनातन धर्म को नई ऊंचाइयां दी, नई बुलंदियां दी। जब हिंदू समाज, हिंदू धर्म के लोग लगातार बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर रहे थे, तब जाके उसने एक बार फिर से अपने समाज को जोड़ा और पुनः स्थापना की सनातन धर्म की। एक सपना देखा था, पूरे भारत को हम फिर से सनातन धर्म की उपस्थिति को दर्ज करना है। ऐसा एक शासक था, उस शासक का नाम जानेंगे और नाम था उसका पुष्यमित्र सोम। कहते इतिहास कभी मिथ्या नहीं हो सकता, इतिहास तो काल चक्र में उपस्थित समाहित एक अटल सत्य है, इसको लगातार दबाया गया है। इतिहास को अगर आपको लिखना है, इतिहास में अगर आपका नाम अपना दर्ज कराना चाहते हैं, तो इतिहास के तहत आपको कड़ी मेहनत और लगन होनी चाहिए आपके अंदर, और वही किया पुष्यमित्र शुंग ने। जाति से ब्राह्मण था, लेकिन कट्टरता उसकी क्षत्रिय वाली थी। एक योद्धा था, मौर्य वंश का संरक्षक। काफी टाइम उसने दिया ब्रदर्स के साथ, और अंतिम मौर्य सम्राट था वो। कहते हैं जिस अखंड भारत का सपना चाणक्य ने देखा था, वो अखंड भारत का सपना कहीं ना कहीं उनके मृत्यु के साथ दबता चला गया। जिस अशोक को हम सम्राट मानते हैं, जिस अशोक को आज हम पढ़ते हैं, उन अशोक के बहुत सारे निगेटिव फैक्ट थे। आखिर कलिंग की जनता ने क्या बिगाड़ा था उनका? इनका नरसंहार किया उसने। 1 लाख की जनता को मार गिराया, जिसमें 45,000 निर्दोष लोग मारे गए थे, जिनका कोई दोष नहीं था। और उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगर आपने बौद्ध धर्म को अपनाया ही था, तो आपने भारत को छोड़ा क्यों नहीं, अपनी गद्दी को क्यों नहीं छोड़ा? आप जंगलों में जाके अपनी ध्यान साधना करते, ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने गद्दी से प्रेम था और गद्दी को छोड़ नहीं पा रहे थे। और यही कारण था कि 20 साल तक बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बावजूद शासन किए, बौद्धों को संरक्षण प्राप्त किया। यहाँ पर मैं किसी जाति और धर्म को नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन बात करता हूँ कि आखिर इतिहास को इतना दबाया क्यों गया, इतिहास की वास्तविकता को क्यों हमारे सामने प्रकट नहीं किया गया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी। कहते हैं जिस समय विदेशी आक्रमणकारी हमारे यहाँ पे आए, ग्रीक के वासी भारत में आए आक्रमण करने के लिए, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अशोक की मृत्यु हो चुकी है और ब्रदर्स शासन कर रहा है, और ब्रदर्स के अंदर वो क्षमता नहीं है कि अपने साम्राज्य को बचा सके। ग्रीक के लोग भारत आते हैं, और सबसे पहले उनका मकसद था कि बौद्ध लोगों को एकत्रित किया जाए, बौद्ध मठों में जाके अपने आप को उनसे संबंध स्थापित किए जाए। आते हैं और बौद्ध लोगों के द्वारा वो अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए लगातार मंत्रणा करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि आप मुझे संरक्षण दीजिए और भारत विजय में आप मेरी सहायता कीजिए। मैं आने वाले 50 सालों में बौद्ध धर्म की ऊंचाइयों को और बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा। पूरे भारत में नहीं, पूरे संसार में मैं इस धर्म को स्थापित करूंगा और आपके धर्म में दीक्षित हो जाऊंगा। ये चीजें उनको पता लगी, लेकिन बौद्ध लोग इस चीज को समझ नहीं पाए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होना चाहिए, इसके पीछे का मकसद क्या था। एक विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आता है, हमारे देश को लूटने की उसकी इच्छा है, फिर हमारे धर्म को कैसे नहीं तोड़ सकता वो? इस संस्कृति को, इस सभ्यता को कहीं ना कहीं वो लोग भूल चुके हैं, और उन्होंने अपने आश्रम में, अपने मठों में उनको संरक्षण प्राप्त कर दिया। और यही सबसे बड़ी भूल, और इस भूल से भारत के लिए, भारत के उस शासक के लिए बहुत बड़ा किरदार बन गया। इसका नाम था पुष्यमित्र। कहते हैं पुष्यमित्र शुंग ने ब्रदर से आज्ञा मांगी और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए आप, मैं बौद्ध मठों की खोजबीन कर सकूं, छानबीन करूं कि आखिर कौन से विदेशी आक्रमणकारी हैं जो बौद्ध मठों में छुप के बैठे हुए हैं। तो ब्रदर को यह बात बहुत खराब लगी। उसने कहा नहीं, हमारे समय से नहीं, अशोक के समय से ही बौद्धों को संरक्षण प्राप्त है और हमारे जीते जी उनके साथ ही अन्याय नहीं हो सकता है। ये बात पुष्यमित्र शुंग को भली भांति समझ में आ रही थी, लेकिन उसने फिर से कोशिश की और अपने सैनिकों को भेजकर उन मठों में आक्रमण करने का आज्ञा दी। और जैसे मठों में पहुंचते हैं, वहां पे ग्रीक के कुछ लोग बौद्धों के रूप में बैठे हुए थे और उनका नरसंहार कर दिया जाता है। इस बात से ब्रदर को बहुत गुस्सा आती है और वो चुनौती देता है युद्ध के लिए। इधर शासक और सेनापति लड़ रहे हैं, विदेशी आक्रमणकारी भारत में आ चुके हैं और भारत को लूटने की फिराक में हैं। और अंततः क्या होता है, एक सेनापति के हाथों एक राजा का वध हो जाता है। और यही से एक वंश
की समाप्ति हो गई। उसका नाम था मौर्य वंश। उस वंश की जो 150 साल के आसपास चला, उस वंश की समाप्ति हो गई। अब यही से वंश की स्थापना होती है जिसका नया नाम होता है सुंग वंश 185 ईसा पूर्व। और सेना अपने राजा को अपना सर्वस्व मानकर उनके साथ लड़ने के लिए तत्पर हो जाती है। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित में बाणभट्ट ने बृहदत्त को प्रतिज्ञा दुर्बल कहा है। उसने अपनी बुक्स में लिखा है कि बृहदत्त के अंदर ऐसी कोई गुणवत्ता नहीं थी जिससे अखंड भारत की रक्षा कर सकता था। और चीज को अंततः वास्तविकता में परिचित किया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में सदा से ही समस्या रही है कि भारत के व्याख्याकारों ने इतिहास को इस तरीके से बांटा है कि पूरा का पूरा इतिहास जातिवाद और धर्मवाद में बट गया। हम उन मुगलों की बात करते हैं जिन्होंने हमारे हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया, लेकिन उस ब्राह्मण को भूल गए। भारत में अपने शासन की रक्षा की, हमारे समाज की रक्षा की, हमारे सनातन धर्म को बचाया। और आज वो उसको बोलते हैं लोग कि वो बौद्ध विरोधी था। अगर ऐसा होता, 36 साल का उसका शासन था, चाहता तो बौद्ध की एक एक प्रतिमा को ध्वस्त करा सकता था, बौद्धों के एक एक वंश को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने धर्म को तोड़ा नहीं, बल्कि उसने धर्म को जोड़ा है। सांची का स्तूप का निर्माण कराया, 28 स्तूप निर्माण कराए। और आज उस शासक को हम मुगलों के 10वें हिस्से के बराबर भी अहमियत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने इतिहास में उसको अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। हमने एग्जाम सिलेबस पे हमने तैयारी की है जो मुगलों को 1526 से लेकर 1857 तक हम उनका इतिहास पढ़ते रहे, क्या क्या घटनाएं हुई, लेकिन कभी जानने की कोशिश की है कि 185 ईसा पूर्व से पीछे का 73 ईसा पूर्व का क्या क्या घटनाएं उसके शासन के बाद हुई। जागो और चाक को उठाओ और पढ़ो, रिसर्च करो, अपने माइंड को घुमाओ, तब कहीं ना कहीं इतिहास समझ में आएगा। क्योंकि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है बुनना, और बुनना किसी चीज को ऐसे नहीं बुनना है कि उठा के कपड़े की तरीके सिल दिया। उसके पीछे हमारी मेहनत, रिसर्च और लगातार त्याग और बलिदान देना पड़ता है। शासक बनने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है। उसने तपाया तब जाके एक वंश की स्थापना कर पाए। स्टीवन एल डोनवर ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड हिस्ट्री कंट्रोवर्सी में यह बताया है कि बौद्धों को जो संरक्षण प्राप्त था अशोक के शासनकाल में, जो सुविधाएं थी, उन सुविधाओं को बंद करने के कारण ही बौद्ध पुष्यमित्र विरोधी हो गए थे। इतिहास को समझो, और हमारे इतिहास को लगातार नष्ट किया गया है, ये भी आप लोग जान लीजिए। इतिहास की वास्तविकता को समझाया नहीं गया है। हमारा ओरिजिनल इतिहास जो हमें पढ़ना चाहिए वो नहीं मिला है। ब्रिटिश और मुगलों का इतिहास हम पढ़ रहे हैं सिर्फ किसके लिए? भविष्य में एक अधिकारी बनने के लिए। आज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप पढ़ाई किस बेस पे करते हैं? किसके लिए नॉलेज इकट्ठा करते हैं? क्या सिर्फ नौकरी के लिए या सिर्फ पैसे के लिए? अपने नॉलेज को बढ़ाओ यार, देश और दुनिया के नॉलेज इकट्ठा करो। ज्ञान से बड़ा संविधान का कोई स्टेशन नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है तभी संविधान के हर रूल को आप फॉलो कर पाएंगे। भीमराव अम्बेडकर ने अगर ज्ञान अर्जित नहीं किया होता तो आप संविधान में किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी प्रदान न होती। तो अपने इतिहास को समझो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं हर एक धर्म के लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यथार्थ अपने धर्म को, ये गलत मत समझिएगा कि मैंने धर्म के बेसिस पे वीडियोस बनाया है। ये वीडियोस है उस इतिहासकार की, उस एक राजा की जिसने सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया। इतिहास का अकेला शासक था पुष्यमित्र शुंग, जिसके शासनकाल में वैदिक शिक्षा अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो सलूट करते हैं हम उस शासक को जिसने भारत देश के लिए, अखंड भारत के लिए इतना बड़ा सपना देखा था। कहते हैं हम उसको गलत ठहरा सकते हैं, कहते हैं उसके इतिहास को भारत के इतिहास में दबाया गया। जिस दिन आप अपने आप लड़ना सीख जाएंगे ना, मैं आशा करता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। और इतिहास बहुत रट लिया लोगों ने, अब इतिहास लिखने की बारी आ गई आप लोगों की। इस इतिहास में हमारे शासकों का नाम ना हो, हमारे योद्धाओं का नाम ना हो, तो इतिहास को हम पढ़ना उचित नहीं समझते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने राष्ट्र निर्माण के तत्वों में सनातन धर्म को सबसे अधिक प्राथमिकता दी। यही कारण था कि पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार के दक्षिणतम सीमा तक फैला हुआ था, और मगध में भी उसका पूरा साम्राज्य स्थापित हो चुका था। और सनातन धर्म फिर से अपनी पुरानी परंपरा में लौट रहा था। बृहदत्त के शासनकाल में ही ग्रीक शासक मिलिंद भारत आया, जिसे बौद्धों ने मिलिंद कहा था, और उसने भारत में संस्कृति को लगातार छेड़ने की कोशिश की। लेकिन अंततः शुंग वंश के सम्राट और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने और उसके बेटे अग्निमित्र ने युद्ध करके उनको पराजित किया और वापस उन्हें क्रीत कर दिया। बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल कितने वर्ष तक रहा। 185 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 149 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। तो 36 सालों तक लगातार इसने पूरे भारत में शासन किया, और इसके शासन में ही भारत ने बहुत सारी ऊंचाइयां छू। इनके वंशज का इतिहास 112 सालों तक रहा। 112 साल तक शुंग वंश लगातार चलता रहा। इसके शासन काल में ही 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए, और इनके शासन काल में ही यवनों ने भारत में आक्रमण किया। कहते हैं पहला अश्वमेध यज्ञ
चित्तौड़ के निकट माध्यमिका नगरी में हुआ था। और युद्ध का सबसे बड़ा कारण अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए घोड़े का यवनों के द्वारा पकड़ लेना था। कहा जाता था यज्ञ ऐसा होता था, अगर कोई भी राजा यज्ञ कराता था और घोड़े छोड़ देता था तो उन घोड़ों को जो भी शासक पकड़ता था उसको उस राजा की सेना से युद्ध करना पड़ता था। और जब उस राजा की सेना से युद्ध होता था उसमें जो जीतता था शासन वही चलाता था। लेकिन अंततः अग्निमित्र और पुष्यमित्र शुंग ने मिलकर यवनों को हरा दिया और अश्वमेध यज्ञ फिर से सुरक्षित रहा। अब बात करते हैं शुंग वंश के शासकों की सूची। पहला शासक था इसका पुष्यमित्र शुंग, 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक बैठा। उसके बाद की बात करें तो इसका बेटा अग्निमित्र 149 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व तक शासन किया। काफी अच्छा शासन था उसका, इतिहास में काफी लड़ाइयाँ लड़ी उसने। और कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग ने टोटल 42 लड़ाइयाँ लड़ी और 42 में सारे युद्ध जीते। और भी बहुत सारे फैक्ट थे इसके। इनका जो शासन था वो 36 साल 6 महीना और 18 दिन का था। अगला शासक वसुज्येष्ठ 141 से 161 ईसा पूर्व, जो कि अग्निमित्र का बेटा था। वसुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र, जो कि 131 से 124 ईसा पूर्व तक शुंग वंश के साम्राज्य को बचा के रखा। अगला शासक अंधक, इसके बाद पुलिंदर, उसके बाद घोषतुंग, उसके बाद वज्रमित्र। और शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति, जो कि 83 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। और यहीं से शुंग वंश की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं जाति और धर्म को तोड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। जाति धर्म को हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इतिहास की वास्तविकता को आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिस आड़ में आप लोग जी रहे हैं, जिस अंधेरे में आपको रखा गया है, उसकी वास्तविकता से आपको परिचित मैं करा रहा हूं। और आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको इतिहास की जानकारियां लगातार मिलती रहें। और आने वाले समय में हम आपको ऐसे और इतिहासकारों की कंटेंट निकाल के देंगे जिससे आपको डीप नॉलेज मिलती रहेगी और आने वाले हर एग्जाम में आप सक्सेस होंगे और लोगों के साथ ज्ञान बांटें और देश और दुनिया की सारी खबरों के साथ आप सेफ रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।